वेलकम टू बी टेक्निकल। मैं डिस्कस कर रहा था गुजरात मैरीटाइम बोर्ड यानी जीएमबी, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था ये 5 दिसंबर 2021, 5 दिसंबर को ये पेपर हुआ था। उसके आंसर की को मैं डिस्कस कर रहा था, जो प्रोविजनल आंसर किया है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आप ऑब्जेक्शन में डाल सकते वो भी हम देख रहे थे। तो अभी तक टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं टेक्निकल के, यानी क्वेश्चन नंबर 1012 टू 150। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 151 है, तो देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 151 कह रहा है कि द सीपेज प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू, सीपेज प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल है। तो पहले मैं देख लेता हूँ कि सीपेज प्रेशर क्या होता है। सपोज पी एस इज द सीपेज प्रेशर, तो पी एस इज इक्वल टू गैमा डब्ल्यू इंटू एच, दिस इज कॉल्ड एज सीपेज प्रेशर, है ना। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हैं, जो डेप्थ है, यानी एच इज द डेप्थ ऑफ द प्रेशर, जहाँ तक वो डेप्थ जा रहा है। ओके, तो पी एस इज इक्वल टू गैमा डब्ल्यू इंटू एच। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि गैमा डब्ल्यू इंटू एच डिवाइडेड बाय एल। एच मतलब हेड है यो, है ना, डेप्थ मतलब हेड इन टर्म्स ऑफ हेड। तो इसको मैं एल से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय एल, एल से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि एच बाय एल, ये जो है इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई, आई इज इक्वल टू एच अपॉन एल, आई इज द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। सो वी कैन राइट दिस, दैट इज गैमा डब्ल्यू इंटू आई इंटू एल। तो ये किसके प्रोपोर्शनल है, तो ये प्रोपोर्शनल है unit weight of water and hydraulic gradient and length of the specimen. So this is proportional to hydraulic gradient, unit weight of water and length of the specimen. So D is the correct option. इसके correct option क्या हो जाएंगे, D, यानी all of the above. Question number 152. The velocity gradient in the transverse direction for a fluid flow equal to, transverse direction में fluid flow का जो velocity gradient है वो क्या होता है, यानी velocity gradient means डेल वी अपॉन डेल वाई। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ सीयर स्ट्रेन, सीयर स्ट्रेन के रेट के बराबर होगा, ठीक है, यानी डी थीटा अपॉन डी वाई। तो रेट ऑफ सीयर स्ट्रेन, थीटा इज द सीयर स्ट्रेन, सो डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल थीटा डिवाइडेड बाय डेल वाई, डेल थीटा डिवाइडेड बाय डेल वाई। सो वेलोसिटी ग्रेडियंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ सीयर स्ट्रेन। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 152। 152 का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 153 ये कह रहा है कि ए यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, तो डिफरेंशियल मैनोमीटर हम क्या यूज करते हैं, मैनोमीटर से प्रेशर डिफरेंस हम फाइंड आउट करते हैं। सो यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, इसमें से 4 ऑप्शन दिया है कि कौन सा करेक्ट है। ओके, सो यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर इज यूज्ड अपराइट इफ प्रेशर डिफरेंस इज स्मॉल, नो। इज यूज्ड इन्वर्टेड इफ द प्रेशर डिफरेंस इज स्मॉल, अगर प्रेशर डिफरेंस स्मॉल है, बहुत कम आ रहा है, तो आप इसको इन्वर्ट करके यूज कर सकते हो। सो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन कह रहा है कैन नॉट बी इंक्लाइन एट एन एंगल, ऐसा कोई नहीं है ना, इंक्लाइन कर सकते हैं। मस्ट बी फिटेड विथ ए वेल फॉर सेक ऑफ एक्यूरेसी, ये तो होना चाहिए फिटेड, ये होनी चाहिए, लेकिन हम इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो इन्वर्टेड करके ये करते हैं। अगर प्रेशर डिफरेंस स्मॉल है तो यू कैन इन्वर्ट द यूट्यूब मैनोमीटर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 154 ये कह रहा है द एजम्पशन नॉट मेड इन द डेरिवेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन के डेरिवेशन में कौन सा एजम्पशन हम नहीं लेते हैं, है ना, नॉट मेड, कौन सा एजम्पशन यूज नहीं करते हैं। तो बर्नौलीज इक्वेशन के एजम्पशन क्या क्या हैं, तो एजम्पशन की वो इनविसिड होना चाहिए, मतलब विस्कोसिटी नहीं होना चाहिए, स्टडी होनी चाहिए, ये भी पता है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें थोड़ा सा फ्लो यूनिफॉर्म भी हम कह सकते हैं कि फ्लो यूनिफॉर्म होता है, बट ये एजम्पशन में हम जनरली हमने देखा नहीं है जो 5 एजम्पशन है बर्नौलीज के। तो इस क्वेश्चन को आप फिलहाल के लिए ऑब्जेक्शन में डाल सकते हैं, है ना। इसका 2 डायमेंशनल फ्लो, ये भी ऐसा कोई एजम्पशन में मेंशन नहीं है कि फ्लो शुड बी 2 डायमेंशनल। हाँ, फ्लो इरोटेशनल होना चाहिए, तो इरोटेशनल फ्लो 2 डायमेंशनल ही होता है। तो आप कह सकते हैं कि
टू डायमेंशनल भी एजम्पशन में आता है। तो उस हिसाब से जो डी है वो करेक्ट आंसर होगा, बट इसको आप ऑब्जेक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, ये तो है ही, ये सही है, ये सही है। ठीक है, लेकिन कौन सा नॉट मेड है, तो इसमें से टू डायमेंशनल फ्लो एंड यूनिफॉर्म फ्लो। अब चूंकि फ्लो इरोटेशनल है तो टू डायमेंशनल इरोटेशनल फ्लो टू डायमेंशनल में ही होता है, तो हम सी बोल सकते हैं कि वो भी एजम्पशन के अंदर आता है। तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ एजम्पशन में जब आप 5 एजम्पशन देखेंगे तो बुक्स में ऐसे ये करके दिया नहीं है, बट यू कैन एज्यूम दैट ऑप्शन डी इज़ करेक्ट एज पर द मॉडल आंसर की, बट ऑब्जेक्शन में आप इसको डाल सकते हो। Now question number 155, irrotational flow is such that, irrotational flow होता है कि देखिए वर्टिसिटी जब ज़ीरो होगा, है ना, अगर फ्लो इरोटेशनल है तो क्या होता है, वर्टिसिटी ज़ीरो होता है, तो वर्टिसिटी मे नॉट बी ज़ीरो, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, द पार्टिकल्स गो इन सर्कुलर मोशन, ऐसा भी कुछ नहीं है कि सर्कुलर मोशन में जाएगा, है ना। स्ट्रीम फ्लो, स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट, स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, ये भी गलत है। तो इरोटेशनल फ्लो इज सच दैट वेयर सर्कुलेशन इज जीरो, क्योंकि वर्टिसिटी अगर जीरो होगा तो सर्कुलेशन ऑटोमेटिक जीरो होगा। सो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि वर्टिसिटी जीरो होता है अगर फ्लो इरोटेशनल है तो। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ए कंट्रोल वॉल्यूम इम्प्लाइज, कंट्रोल वॉल्यूम का मतलब होता है कि फिक्स्ड रीजन इन ए स्पेस, कोई भी फिक्स्ड रीजन की बात करेंगे हम तो वो कंट्रोल वॉल्यूम है ना। कहीं पे भी अगर ये फ्लो हो रही है तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं बाउंड्री कर दूँ तो ये फिक्स्ड रीजन हो गया इनके इनके बीच में। ओके, तो इसको हम कहेंगे कंट्रोल वॉल्यूम, कि कितना वॉल्यूम कितना मास फ्लो हो रहा है इस पार्टिकुलर सेक्शन से इस पार्टिकुलर सेक्शन तक। ओके, सो ये फिक्स्ड रीजन इन ए स्पेस इज कॉल्ड एज कंट्रोल वॉल्यूम, है ना, ये इंप्लाई करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157, द इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ फ्लो इन अपर साइड ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इज नोन एज, अपर साइड में अगर अपर साइड मतलब क्या हुआ, अप स्ट्रीम साइड। ठीक है, अपर साइड मतलब अप स्ट्रीम साइड, तो अप स्ट्रीम साइड में अगर फ्लो का डेप्थ, पहले सपोज डेप्थ है इसका y1, ओके, अब ये इंक्रीज होके हो गया y2, ओके, तो कितना इंक्रीज हुआ, y2 माइनस y1। तो अपर साइड में जो डेप्थ इंक्रीज होता है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के, यानी y2 माइनस y1, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको एफ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एफ्लक्स। कहीं पे भी एफ्लक्स अगर आप निकालेंगे तो अप स्ट्रीम साइड में होता है, दैट इज इंक्रीज इन द डेप्थ ऑफ द फ्लो इन अप स्ट्रीम साइड ऑफ द डैम, सो दैट इज y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा एफ्लक्स। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। इन अ रिजर्वायर द वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड बिटवीन द मिनिमम पूल लेवल एंड नॉर्मल पूल लेवल, देखिए मिनिमम पूल लेवल से नॉर्मल पूल लेवल के बीच में, अगर ये नॉर्मल पूल लेवल है और ये मिनिमम पूल लेवल है, तो उन दोनों के बीच का जो वाटर होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहते हैं यूजफुल स्टेज। क्या कहते हैं, यूजफुल स्टोरेज, इसको कहते हैं यूजफुल स्टोरेज। और मिनिमम पूल लेवल से नीचे जो होता है उसको बोलते हैं डेड स्टोरेज, उसको क्या बोलते हैं, डेड स्टोरेज। इससे जो एबव रहता है हाई फ्लड लेवल तक उसको बोलते हैं सरप्लस स्टेज, है ना, सरप्लस स्टोरेज। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में, यानी यूजफुल स्टेज, दैट इज यूजफुल स्टोरेज। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 158 का। क्वेश्चन नंबर 159, एन एक्वीफर सैंडविच बिटवीन द टॉप एंड बॉटम एक्वीक्लूड्स विच सप्लाई वाटर टू अ वेल कॉल्ड, क्या कह रहा है कि एक एक्वीफर सैंडविच किया गया बिटवीन टॉप एंड बॉटम ऑफ एक्वीक्लूड। एक्वीक्लूड मतलब क्या होता है, जो वाटर को इंक्लूड तो करता है लेकिन यील्ड होने नहीं देता, यानी जैसे क्ले। तो क्ले मतलब इम्परमिएबल, ये वाटर आने तो देता है अपने अंदर लेकिन इसके पोर्स इतने छोटे होते हैं कि वाटर यील्ड होने नहीं देता है, मतलब उनसे यील्ड नहीं होता, वाटर निकलता नहीं है। तो ये भी हो गया इम्परमिएबल लेयर, तो ये भी हो गया इम्परमिएबल लेवल, दोनों के बीच में एक परमिएबल लेवल डाल दिया, मतलब एक्वीफर। एक्वीफर क्या है, जो पास करता है, तो दोनों के बीच में एक क्या डाल दिया, परमिएबल लेयर। तो ऐसे जो क्या बोलते हैं उसको, वेल है, उसको क्या कहेंगे, उसको कहते हैं आर्टिशियन वेल, यानी कन्फाइंड वेल। दो इम्परमिएबल लेवल को, ये भी इम्परमिएबल है ये भी इम्परमिएबल है, दो इम्परमिएबल लेवल के बीच का जो उसके बीच में अगर कोई सैंडविच एक्वीफर डाल दिया तो ये क्या हो गया, कन्फाइंड एक्वीफर, दैट इज आर्टिशियन। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 159।
क्वेश्चन नंबर 160, ये कह रहा है ग्राउंड वाटर इज़ यूजुअली फ्री फ्रॉम। ग्राउंड वाटर में क्या नहीं होता है? तो देखो डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ तो रहता है ग्राउंड वाटर में, ठीक है, लेकिन सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ उसमें नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 161, द डेड स्टोरेज इन द रिजर्वायर इज प्रोवाइडेड फॉर स्टोरेज ऑफ। डेड स्टोरेज जो होता है आप देखेंगे मिनिमम पूल लेवल के नीचे, ये वाला अभी मैंने बताया यहाँ पे, ये जो होता है डेड स्टोरेज होता है। तो डेड स्टोरेज में वो यूजफुल स्टोरेज नहीं होता, उसका पानी कोई काम का नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है, सैंड सिल्ट ये सब मिक्स रहता है पूरा। तो हम कह सकते हैं कि वो धीरे धीरे सैंड सिल्ट से भरते जाता है, तो वो डेड स्टोरेज जो होता है वो ख़त्म होते जाता है। मतलब वो किससे भरता है, सैंड और सिल्ट से, ठीक है, उसके मिक्सअप से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 161। नाउ क्वेश्चन नंबर 162, द मैक्सिमम quantity of water that can be supplied from a reservoir with full guarantee during critical period is called as। किसी भी क्रिटिकल पीरियड में, है ना, जब क्रिटिकल पीरियड आएगा उस समय जो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर, है ना, वो सप्लाई करता है फ्रॉम रिजर्वायर से, मतलब फुल गारंटी के साथ, तो वो हमेशा क्या कराएगा, फर्म कैपेसिटी यानी फर्म यील्ड, है ना, जो फर्म कैपेसिटी के अंतर्गत आएगा दैट इज़ फर्म यील्ड। तो हमेशा क्रिटिकल पीरियड में वो सप्लाई करता है वाटर को, तो वो क्या हो जाएगा, फर्म यील्ड, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 163, इन फ्लड इरिगेशन फॉर स्टीपर रोलिंग लैंड द मेथड इज। जब कभी भी रोलिंग लैंड के लिए हम इरिगेशन करते हैं, है ना, रोलिंग लैंड है, स्टीपर रोलिंग लैंड मतलब रोलिंग लैंड, ओके, जहाँ कभी रोलिंग लैंड आएगा आपका, तो वो क्या होता है, फ्री फ्लडिंग होता है। कैसा होता है, फ्री फ्लडिंग, फ्री फ्लडिंग। और फ्री फ्लडिंग को ही हम कहते हैं वाइल्ड फ्लडिंग। फ्री फ्लडिंग को हम क्या कहते हैं, वाइल्ड फ्लडिंग। ओके, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सी। क्वेश्चन नंबर 163 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वाइल्ड फ्लडिंग। तो जब कभी भी रोलिंग लैंड में इरिगेशन करना हो तो कौन सा मेथड अडॉप्ट करते हैं, दैट इज फ्री फ्लडिंग, एंड फ्री फ्लडिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाइल्ड फ्लडिंग। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 164, सैलिनिटी इन इरिगेशन वाटर इज मेजर्ड बाय। कोई भी इरिगेशन वाटर का जो सैलिनिटी मेजर करते हैं दैट इज S1 S2 S3, है ना, वो किससे मेजर करते हैं, उस वाटर का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है, इसी, है ना, इसको इसी डिनोट करते हैं, माइक्रोमोहो पर मीटर में इसका यूनिट होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सैलिनिटी इन इरिगेशन वाटर इज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वैल्यू। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वैल्यू से हम मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 165, द डीक्लोरिनेशन ऑफ द वाटर इज जनरली रिक्वायर्ड व्हेन डैश हैज बीन प्रैक्टिस्ड। Dash has been practiced. The dechlorination of the water is generally required when superchlorination has been practiced. कब, डबल क्लोरिनेशन नहीं होता है, पोस्ट क्लोरिनेशन ये भी नहीं होगा, तो डीक्लोरिनेशन कब रिक्वायर होता है, जब सुपर क्लोरिनेशन होता है, मतलब एडिशनल वाटर, एडिशनल क्लोरीन हम उसमें डाल देते हैं या अवेलेबल रहता है, तो हमें डीक्लोरिनेशन की ज़रूरत होती है। तो सुपर क्लोरिनेशन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 166, क्वेश्चन नंबर 166 कह रहा है कि द डिज़ाइन पीरियड फॉर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इज जनरली टेकन एज। वाटर सप्लाई का कोई भी प्रोजेक्ट है उसके डिज़ाइन पीरियड जो लिया जाता है वो 20 से 30 ईयर के बीच में लिया जाता है, 20 to 30 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 166 का डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। द डायमीटर ऑफ RCC सीवर पाइप इज 300 mm। एक सीवर पाइप है RCC का, उसकी डायमीटर कितने, 300 mm। द ग्रेडियंट रिक्वायर्ड टू जनरेट सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी वुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ। इसकी जो क्या कहते हैं, इसकी जो ग्रेडियंट होगा, अगर 300 mm तक डायमीटर दिया हुआ है तो ग्रेडियंट हम जनरली क्या लेते हैं, 1/200, है ना। इसके डिफरेंट है, दैट इज डिपेंड अपॉन द डायमीटर ऑफ द पाइप। पाइप का डायमीटर जो भी होता है उसके हिसाब से हम वो ग्रेडियंट डिसाइड करते हैं। तो 300 mm तक जो ग्रेडियंट होगा दैट इज 1/200। क्वेश्चन नंबर 168, फॉर द डिजाइन ऑफ सीवर्स इन इंडिया द परसेंटेज ऑफ सीवेज डिस्चार्ज इज एज्यूम्ड एज। कितना परसेंटेज सीवेज डिस्चार्ज होता है वाटर सप्लाई का, तो वाटर सप्लाई का जनरली 0.8%, 0.8 यानी 80% के आसपास। तो 75 to 80% जो होता है वो सीवेज में डिस्चार्ज हो जाता है। जितना भी वाटर सप्लाई का सप्लाई के थ्रू वाटर आता है उसका
75 से 80% किस में चला जाता है, सीवेज में चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 168 का। क्वेश्चन नंबर 169, द मैक्सिमम प्रेशर विच अ पाइप कैन विथ स्टैंड विदाउट एनी लीकेज ड्यूरिंग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टेस्ट इज कॉल्ड। तो उसको कहते हैं टेस्ट प्रेशर। क्या कहते हैं, टेस्ट प्रेशर। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाए वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। कहीं भी कोई भी जो पाइप होता है बिल्डिंग में, जैसे उसको जो चेक करते हैं जब हम इंस्टॉल करने के बाद, तो प्रेशर के कारण, है ना, द मैक्सिमम प्रेशर विच पाइप कैन, कितना प्रेशर तक वो विथ स्टैंड कर सकता है विदाउट एनी लीकेज, कोई भी लीकेज नहीं हो। तो वो जो उसको जो कहते हैं उस टेस्ट को, दैट इज टेस्ट प्रेशर, है ना, कि कितने कितने तक वो विथ स्टैंड कर सकता है, दैट इज द टेस्ट प्रेशर, है ना। तो यू शुड नॉट कन्फ्यूज विथ वर्किंग प्रेशर एंड डिजाइन प्रेशर, है ना। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर तो अलग ही चीज़ है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज टेस्ट प्रेशर। सो बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। द सीवर पाइप हैव टू बी डिजाइंड एंड चेक्ड फॉर। सीवर पाइप दोनों के लिए चेक किया जाता है, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम फ्लो। मैक्सिमम फ्लो कितना होगा उसके लिए भी चेक करते हैं, और मिनिमम कितना, क्योंकि सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी का इशू आ जाता है ना, तो हम मिनिमम के लिए भी चेक कर सकते हैं। मिनिमम वेलोसिटी उतनी होनी चाहिए जिसपे भी वो जो उसके साथ मिक्स रहता है सील्ट वगैरह, वो उसमें स्टक ना कर जाए, उसके साथ वहाँ जाम ना लग जाए वहाँ पे, ठीक है। तो हम उसको मिनिमम के लिए भी, यानी सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी के लिए भी चेक करते हैं, और मैक्सिमम मतलब कि मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए भी कि कितना तक रखें ताकि जो गैस रिलीज होगा ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन वो एक्यूमुलेट हो जाएगा सरफेस पे, तो फ्लो में चॉकिंग ना आए। तो मैक्सिमम के लिए भी हम चेक करते हैं और मिनिमम के लिए भी चेक करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 170 का। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 171, द डिटेंशन पीरियड ऑफ इमहॉफ टैंक। इमहॉफ टैंक का डिटेंशन पीरियड जो होता है वो 2 to 4 आवर्स के आसपास होता है। 2 to 4 आवर्स इज द डिटेंशन पीरियड ऑफ इमहॉफ टैंक। ओके, क्वेश्चन नंबर 172, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन सॉइल इज नॉन एज। वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इसको क्या कहते हैं हम, सॉरी उल्टा हो गया ये, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इसको कहते हैं वाइड रेशियो यानी ई। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, जबकि वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम जो होता है वो क्या कहलाता है, पोरोसिटी, दैट इज एन। सो ए तो होगा नहीं, बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर। डिग्री ऑफ सेचुरेशन जो होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ, डिग्री ऑफ सेचुरेशन यानी एस, एस इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड, कि वाइड में कितना वाटर है दैट इज द डिग्री ऑफ सेचुरेशन। ओके, और एयर कंटेंट होता है कि वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ वाइड। वाइड में कितना एयर है वो एयर कंटेंट, वाइड में कितनी वाटर है वो डिग्री ऑफ सेचुरेशन। ओके, तो ये भी नहीं होगा, ये भी होना नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। विच ऑफ विच ऑफ these इज नॉट अ मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल जो होता है वो किस मेथड से हम निकालते हैं, तो कौन सा मेथड नहीं है। देखिए, डेंसिटी बॉटल मेथड ये है, गैस जार मेथड ये भी है, पिक्नोमीटर मेथड ये भी है। तो रेडिएशन मेथड से हम डेंसिटी क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं निकाल सकते, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 174, इन सॉइल विथ एन इंक्रीज इन लिक्विड लिमिट कंप्रेशन इंडेक्स, इंक्रीज लिक्विड लिमिट अगर इंक्रीज करेंगे तो कंप्रेशन इंडेक्स क्या होगा। कंप्रेशन इंडेक्स आपको पता है कि कंप्रेशन इंडेक्स यानी सीसी जो होता है वो क्या होता है, 0.09 WL-20। तो कहीं ना कहीं ये WL पे डिपेंड करता है ना, इसके और भी फार्मूले होते हैं, 0.07 WL-1। तो अगर WL हम बढ़ाएंगे यानी लिक्विड लिमिट में बढ़ाऊंगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, इसलिए बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175, द शियर स्ट्रेंथ ऑफ प्लास्टिक अनड्रेन्ड क्ले डिपेंड्स अपॉन। कोई भी प्लास्टिक अनड्रेन्ड क्ले है, यानी सबसे पहले तो क्ले है ना, क्ले है तो प्लास्टिक होगा ही, और वो अनड्रेन्ड है, ड्रेन्ड तो है नहीं, अनड्रेन्ड है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, कोहेजन पे। जब भी क्ले की बात आएगी तो टोटल उसकी जो शियर स्ट्रेंथ तो किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, कोहेजन पे। आपको फार्मूला भी देखिए, एस इज इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस सिग्मा एन टेन फाइव, तो टेन फाइव फाइव जीरो हो जाता है ना, तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डिपेंड किस पे करेगा, वो सी पे ही डिपेंड करेगा। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 176, ट्रेपेजॉइडल कंबाइंड फुटिंग आर रिक्वायर्ड व्हेन, कब रिक्वायर्ड होता है ट्रेपेजॉइडल कंबाइंड फुटिंग, ठीक है, जब स्पेस आउटसाइड ऑफ एक्सटीरियर कॉलम इज लिमिटेड, है ना, जबकि ये आपका प्रॉपर्टी का बाउंड्री है, आपको ये कॉलम यहाँ पे देना है ना, एक कॉलम यहाँ पे है, दूसरा कॉलम लगभग यहाँ पे पड़ेगा इस साइड पे, और आपका बाउंड्री से थोड़ा बाहर जा रहा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, कंबाइंड फुटिंग डाल देते हैं, इस टाइप का ट्रेपेजॉइडल फुटिंग। तो ट्रेपेजॉइडल इसलिए डालते हैं कि मटेरियल का सेविंग होता है, मटेरियल सेव करोगे तो कॉस्ट सेव होगा, इसलिए हम ट्रेपेजॉइडल टाइप की फुटिंग डालते हैं। मतलब ऐसे समझ जाइए, यहाँ पे जो हम फुटिंग डालेंगे वो कैसा डालूंगा, यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे कम रहेगा, इस तरह से डाल दूंगा, है ना। तो यहाँ मटेरियल सेफ हो गया, तो हमारा लोड जो होगा मैक्सिमम इस साइड में होगा और मिनिमम यहाँ पे होगा, इधर के साइड में मिनिमम लोड होगा, ठीक है। सो एक्सटीरियर कॉलम इज़ हैवियर, अगर कोई एक्सटीरियर कॉलम जो है वो हैवियर है और इंटीरियर जो है वो थोड़ा कम हैवियर है, तो उस केस में भी आप ट्रेपेजॉइडल डाल सकते हैं। तो ए और बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो 176 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 177, इन मोहर डायग्राम अ पॉइंट एवब मोहर्स इन्वेलप, किसी भी मोहर डायग्राम में सपोज ये है ना, तो पॉइंट्स एवब मोहर इन्वेलप सपोज ये मोहर्स इन्वेलप है, इनके अबव का पॉइंट जो होगा वो कौन सा पॉइंट कहलाएगा, वो इमेजिनरी कंडीशन होगा, है ना। वो क्या इंडिकेट करेगा, इमेजिनरी कंडीशन को इंडिकेट करेगा। ये पहले बार भी पूछ चुका है जीपीएससी में सेम क्वेश्चन, तो रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब, दैट इज इमेजिनरी कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 178, निगेटिव स्किन फ्रिक्शन ऑन ए पाइल, किसी भी पाइल में निगेटिव स्किन फ्रिक्शन क्या होता है। तो निगेटिव स्किन फ्रिक्शन आपको पता है, सबसे पहले क्या बात कि लूज सैंड में जो रहता है, लूज मटेरियल जहाँ पे रहता है वहाँ पे ये अकर होता है निगेटिव, है ना। तो निगेटिव स्किन फ्रिक्शन क्या होता है कि जब आप पाइल ड्रिवेन कर रहे हो तो पाइल के साथ साथ ये जो सराउंडिंग का सॉइल है वो भी सेटल होता है ना, पाइल के साथ साथ जो सराउंडिंग सॉइल है वो भी सेटल होते रहता है, तो उस केस में निगेटिव स्किन फ्रिक्शन आएगा। तो निगेटिव स्किन फ्रिक्शन हमेशा क्या करेगा, लोड कैरिंग कैपेसिटी को कम करेगा, है ना। तो ये कैसे एक्ट करेगा, तो जैसे आप पाइल सेटल कर रहे हो तो ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो सबसे पहले ये भी एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि ये रेसिस्ट करेगा ही नहीं, तो वो लोड कैरिंग कैपेसिटी को कम करते जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या होगा, एक्ट डाउनवर्ड्स एंड इंक्रीज, नो, एक्ट तो डाउनवर्ड है लेकिन इंक्रीज नहीं करता है। एक्ट्स अपवर्ड, अपवर्ड तो एक्ट ही नहीं करता है, ठीक है, तो ये वैसे कैंसिल हो गया। एक्ट्स डाउनवर्ड सही है, डिक्रीज द लोड कैरिंग कैपेसिटी, ये करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट हो जाएगा। तीसरा कह रहा है एक्ट अपवर्ड, ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 179, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि होल सर्कल बेरिंग ऑफ ए लाइन, किसी भी लाइन का होल सर्कल बेरिंग कैसे डिनोट करते हैं, ये नॉर्थ है, यहाँ से हम मेजर करते हैं, तो कितना है 125, मतलब इस क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 125 डिग्री 45 मिनट समथिंग, ठीक है। तो इसका कह रहा है क्वाड्रेंटल बेरिंग क्या होगा, तो क्वाड्रेंटल बेरिंग जो नियरेस्ट रहता है, तो ये नॉर्थ है तो ये साउथ हो जाएगा, यानी साउथ से ईस्ट की तरफ, साउथ से ईस्ट की तरफ। तो देखिए साउथ से वेस्ट ये तो वैसे नहीं होगा, साउथ से ईस्ट ये वाला ठीक है, ईस्ट से साउथ ऐसे ये तो करेक्ट नहीं है, एंड नॉर्थ से साउथ ये भी करेक्ट नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा साउथ से ईस्ट, आप इस तरह से भी देख के डायरेक्ट बी मार सकते हैं। तो इसका ए जो है वो मॉडल में दिया है, बट ये गलत है, इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, आप इसको ऑब्जेक्शन में डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 179 को। क्वेश्चन नंबर 180, ये क्वेश्चन कर रहा है द फर्स्ट स्टाफ रीडिंग टेकन इन एनी सेटअप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आफ्टर द लेवलिंग हैज बीन परफेक्टली डन इज कॉल्ड। जब कभी भी आप सेटअप करते हैं लेवल को और पहला रीडिंग जो लेता है वो हमेशा किस में जाता है, बैक साइड में जाता है, फर्स्ट रीडिंग इज ऑलवेज बैक साइडिंग, ठीक है। इसके बाद जो भी हम लेते हैं इंटरमीडिएट साइड में जाता है, और लास्ट जो होता है वो फोर साइड रीडिंग होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 181, द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर, देखो इस तरह से क्रॉस हेयर ऑफ डायफ्रैम, ये डायफ्रैम होता है उसके इस तरह से क्रॉस हेयर आता है ना, तीन तरह डायफ्रैम, एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द आई पीस, इधर आई पीस है, ये ऑब्जेक्ट पीस है सपोज, तो इधर हो गया आपका आई पीस, तो दोनों के सेंटर से जो लाइन पास करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, दैट इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 182, द प्लूटोनिक रॉक आर फॉर्म एट ए डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस रेंजिंग किस रेंज में रहता है, वो कितने मतलब नीचे ग्राउंड सरफेस से कितने नीचे में
प्लूटोनिक रॉक फॉर्म होता है। तो प्लूटोनिक रॉक क्या है, ये भी इग्नियस रॉक का फॉर्म है ना, जो कि 7 से 10 किलोमीटर के रेंज में रहता है। उसके अंदर अगर फॉर्म हुआ तो उसको हम प्लूटोनिक रॉक बोलते हैं, ठीक है। तो उसका जो रेंज होता है वो 7 to 10 किलोमीटर होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 183, द रॉक्स विच एग्जिबिट मिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉल्केनिक एंड प्लूटोनिक रॉक। जब कभी भी वॉल्केनिक और प्लूटोनिक रॉक मिक्स करके दोगे तो वो एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक निकल के आता है, जिसको कहते हैं हाइपरबसल रॉक। तो ये भी पहले जीपीएससी में पूछ चुका है, तो ये भी रिपीट क्वेश्चन है कि जो मिक्स कैरेक्टरिस्टिक शो करता है यानी वॉल्केनिक का और प्लूटोनिक का, उसको हम क्या कहते हैं, हाइपरबसल रॉक। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, क्वेश्चन नंबर 183। क्वेश्चन नंबर 184 का है, पैरेलैक्स इन एरियल फोटोग्राफ इज एन एरर ड्यू टू। पैरेलैक्स जो है वो एक एरर है जो एरियल फोटोग्राफ में अकर होता है, वो किसके कारण होता है, तो वो होता है जब आप कैमरा को मूव करते हो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रिलीफ। ग्राउंड रिलीफ के रिस्पेक्ट में जो कैमरा का मूवमेंट होता है दैट यू गिव्स द पैरेलैक्स एरर, है ना, तो वो पैरेलैक्स एरर देगा। तो ये इज द करेक्ट आंसर इसका। रिमोट सेंसिंग टेक्निक मेक्स यूज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ डैश इमिटेड, रिफ्लेक्टेड एंड डिफ्रैक्टेड बाय द सेंस ऑब्जेक्ट, है ना। तो रिमोट सेंसिंग टेक्निक आपको पता है कि बिना छुए बिना टच किए आपका सर्विंग होती है, जो कि पूरा फीचर दे देता है। वो कैसे देता है, तो एक रे आती है जो उस सरफेस से टकरा के वापस उसका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है उसमें, है ना। तो उससे हम डिफरेंट इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, दैट इज़ द मेथड्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो वो कौन सा रे होता है, वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे, ठीक है। कौन सा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इज ए, जीपीएस क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्या है, एक सैटेलाइट सिस्टम। जीपीएस इज ए सैटेलाइट सिस्टम, वो सैटेलाइट सिस्टम है ना। सैटेलाइट वर्ल्ड स्टेशन नहीं है, इससे कंफ्यूज नहीं कर सकते आप। ये क्या है, सैटेलाइट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 187, द टाइप ऑफ ब्रिज विच इज प्रिफर्ड व्हेन द विड्थ ऑफ द लीनियर, या लीनियर ये गलत है, लीनियर होगा, क्या होगा, लीनियर वाटर वे इज अप टू 6 मीटर। तो 6 मीटर तक अगर लीनियर वाटर वे है तो कौन सा टाइप का ब्रिज डालेंगे, कलवर्ट, अप टू 6 मीटर कलवर्ट। 6 से 30 मीटर तक हम क्या डालते हैं, माइनर ब्रिज, उसके बाद मेजर ब्रिज, और ग्रेटर देन 120 आता है तो हम लार्ज ब्रिज डालते हैं, ठीक है, सस्पेंशन ब्रिज डालते हैं। विच ऑफ द गिवन टाइप ऑफ ब्रिज इज ए ब्रिज विच मूवेबल स्पैन स्ट्रक्चर। मूवेबल में देखिए बेस्क्यूल जो है वो मूवेबल स्पैन ब्रिज है ना, इसी को कट बोट ब्रिज भी बोलते हैं और लिफ्ट ब्रिज भी बोलते हैं। सो ऑल ऑफ द एबव जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 188 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 189, द फोर्स विच इज नॉट एक्टिंग ऑन द फाउंडेशन पार्ट ऑफ द ब्रिज। जो फाउंडेशन पे एक्ट नहीं करता है ना, ब्रिज कंपोनेंट के फाउंडेशन पे एक्ट नहीं करता, वो कौन सा फोर्स होता है, तो विंड जो होता है वो हमेशा एबव द फाउंडेशन एक्ट करता है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 190, एन इरेक्शन ऑफ ब्रिजेज द इंक्रीमेंटल लॉन्चिंग मेथड इज यूज्ड व्हेन द ब्रिज डेक आर ग्रेटर देन। जब ब्रिज डेक जो होगा वो 250 मीटर से ज़्यादा होगा सॉरी, तब हम क्या करते हैं, इन इरेक्शन ऑफ ब्रिजेज एन इंक्रीमेंटल लॉन्चिंग मेथड इज यूज। एक इंक्रीमेंटल लॉन्चिंग मेथड हम यूज करते हैं जब जो लेंथ ऑफ जो होगा उसका ब्रिज डेक का वो कितना होगा, ग्रेटर देन 250 मीटर इन लेंथ होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 191 है। ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछता है, पिछले बार भी ये क्वेश्चन पूछा था, इस बार थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया बट है सेम क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है। द अरेंजमेंट मेड टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ वाटर एट द साइट ऑफ पियर कंडक्शन। मतलब एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर हम क्रिएट करते हैं जब कभी भी पियर या अबटमेंट का कंस्ट्रक्शन करते हैं, मतलब ब्रिज साइड पे जब भी कंस्ट्रक्शन होता है अंडर वाटर, तो एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं कॉफर डैम। तो वो उसका काम क्या होता है कि उसमें वाटर का एंट्री करने नहीं देता है, तो कॉफर डैम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द एंड सपोर्ट ऑफ ए ब्रिज, एंड सपोर्ट को क्या बोलते हैं, अबटमेंट बोलते हैं। सो इजी क्वेश्चन। इन ए प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर द प्राइमरी प्रॉब्लम इन डैमेज कॉज टू प्राइमरी प्रॉब्लम जो होता है जिसके कारण डैमेज अकर होता है वो क्या होता है प्री स्ट्रेस कंक्रीट में, दैट इज एंकरेज, है ना। जब कभी आप प्री स्ट्रेस कंक्रीट का डिज़ाइन देखेंगे तो एंकरेज जो होता है वो प्राइमरी प्रॉब्लम होता है डैमेज का, जहाँ पे आप एंकरेज करते हैं ना, वो जोन हाई प्रेशर जोन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, एंकरेज।
द लेंथ ऑफ सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम की लेंथ कितनी है? 1210 मीटर है सरदार सरोवर की लेंथ, 1210 मीटर टोटल लेंथ है सरदार सरोवर की। द कैचमेंट एरिया ऑफ सरदार सरोवर डैम एबव डैम साइट इज इन गुजरात। अगर आप सरदार सरोवर डैम के बारे में डिटेल जानेंगे तो आप प्रीवियस जो जीपीएससी का वीडियोस अपलोडेड है ब्रीफ एक्सप्लेनेशन विथ, आप प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे चैनल पे जाके, वहाँ पे आपको मिल जाएगा डैम, सरदार सरोवर डैम के बारे में डिटेल। द कैचमेंट एरिया, सरदार सरोवर डैम का कैचमेंट एरिया कितना है? तो 88,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका है कैचमेंट एरिया सरदार सरोवर डैम का। व्हाट इज द कैचमेंट एरिया ऑफ कदनान डैम? कदना डैम, ठीक है, कदना डैम का कैचमेंट एरिया कितना है? दैट इज 25,520 स्क्वायर किलोमीटर इज द कैचमेंट एरिया ऑफ कदना डैम। ठीक है, कदना डैम जो है वो माही रिवर पे है। ठीक है, किस पे है? माही रिवर पे, माही रिवर पे है कदना डैम और इसकी कैचमेंट एरिया है 25,520 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट है उकई डैम। ये क्वेश्चन भी रिपीट किया गया है, पहले आ चुका है एक बार, कि व्हाट इज़ द कैचमेंट एरिया ऑफ उकई डैम? उकई डैम का कैचमेंट एरिया कितना है? तो ये है 62,255 किलोमीटर स्क्वायर, है ना, यानी 62,255 स्क्वायर किलोमीटर इज द कैचमेंट एरिया ऑफ उकई डैम। क्वेश्चन नंबर 198 है द डैम विच इज कंस्ट्रक्टेड ऑन माही रिवर। माही रिवर पे जो डैम कंस्ट्रक्ट किया दैट इज कदाना डैम। कदाना डैम जो है माही रिवर पे, ये आप ऊपर देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 199 कह रहा है हाउ मेनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट आर देयर इन गुजरात टिल नवंबर 2020। नवंबर 2021 तक कितना वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो चुका है गुजरात में? तो टोटल 4 हो गया है। ठीक है, अब आप काउंट करेंगे तो टोटल 4 अभी तक कंप्लीट हो चुका है नवंबर 2021 तक। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 199। क्वेश्चन नंबर 200, ये लास्ट क्वेश्चन है। द डैम विच इज कंस्ट्रक्टेड ऑन तापी रिवर। तापी रिवर पे कौन सा? उकई डैम। उकई डैम तापी रिवर पे कंस्ट्रक्ट किया गया है, जिसकी जो कैचमेंट एरिया वो कितना है? 62,255 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इसकी कैचमेंट एरिया है ये। उकई रिवर तापी रिवर पे है उकई डैम। तो ये था टोटल 200 क्वेश्चन। तो 50-50 पार्ट 1 50 क्वेश्चन आप देख सकते हैं उसमें, ये पार्ट 2 है, इसमें नेक्स्ट 50 क्वेश्चन। तो टोटल 200 क्वेश्चन हो चुका है। 200 मीन्स 100 क्वेश्चन टेक्निकल का। ओके, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन अगले वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।